नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। आज का जो वीडियो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार में भी मोदी जी के नेतृत्व में आई है उसको लेके आपके सामने मैं जो हूँ उपस्थित हुआ हूँ। इस नीति के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे थे, आप लोगों की तरफ से भी आ रहा था कि इस एजुकेशन वीडियो पर भी जो है एक वीडियो लाया जाए। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही थी कि भाषाई विवाद भी इसको लेके काफ़ी उठा मीडिया में कि हिंदी थोपी जा रही है या कोई और भाषा थोपी जा रही है, इंग्लिश को कम किया जा रहा है, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें इसमें उठ रही थी। इसीलिए मैं पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट का जो बिल है वो मैं आपके सामने पूरा एज इट इज़ लाया हूँ। उसमें कोई कॉपी पेस्ट वाला कोई तरीका नहीं कि हमने कुछ अपने तरफ से इसमें डाला हो। जो गवर्नमेंट ने बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया है, जो पास हुआ, वो मैं आपके सामने लाया हूँ और उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या इसके अंतर्गत किया हुआ है। सबसे पहले आपके सामने लिखा गया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जो आपके सामने यहाँ मैं रख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में रूपांतरकारी सुधारों का रास्ते साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। एक कमेटी गठित हुई थी, बताएंगे किसके अधीन कमेटी गठित हुई थी। इसरो के आपके पूर्व चेयरमैन थे, उनके अधीन एक कमेटी शिक्षा में सुधारों को लेके जो है बनाई गई थी और उसको जो है कैबिनेट ने पास किया और बाद में ये जो पूरी तरीके से शिक्षा नीति आपकी जो है पास हो गई। इसमें देखें, जो आपके सामने पहला पॉइंट मैं यहाँ रख रहा हूँ जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नई नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। थोड़ा सा ये आप देखेंगे कि JER क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये है कि जो स्कूली शिक्षा में के साथ जो पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। अभी तक जो स्कूली शिक्षा दी जाती थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। राइट टू एजुकेशन के तहत आर्टिकल 21 में आपके ये है, ठीक है। आर्टिकल 21 में ये कहा गया है 21A में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अब इसमें परिवर्तन ये कर दिया गया है कि अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 3 साल के बच्चे से लेकर आपके स्कूली शिक्षा माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के बच्चों को अनिवार्य और पूरी तरीके से जो है 18 वर्ष, जो पहले 10+2 का आपका पैटर्न था उसको उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसमें 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य, ठीक है। तो जो 6 से 14 वर्ष था अब इन्होंने पूर्व विद्यालय से भी जोड़ा है। पूर्व विद्यालय मतलब क्या, अभी विद्यालय स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बेसिक, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जो प्ले स्कूल होते हैं वो वाला पैटर्न है। तो सरकार के में तो प्ले स्कूल होता नहीं, तो यहाँ पर ये आंगनवाड़ियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि बच्चों को पहले आंगनवाड़ी में जो है दाखला दिलाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, समझ लीजिए। आंगनबाड़ी में उसका एडमिशन होगा, फिर उसके बाद उसका LKG, KG1, KG2 है ना, LKG1, LKG2 जिस तरीके से जो प्ले स्कूल में नाम रखे जाते हैं वो है। तो
पहले आपके आंगनबाड़ी में, फिर उसकी क्लास 1 और क्लास 2 तक वो पढ़ेगा। इस तरीके का पैटर्न जो है इन्होंने बनाया है नई शिक्षा नीति में। पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य जो है इन्होंने रखा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको इसमें क्लैरिटी हो। यहां तक मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इन्होंने किया है। अभी तक जो था, अभी तक जिस शिक्षा नीति से आप लोग पढ़े हैं वो पैटर्न आपका क्या था, 10+2 का पैटर्न था। ठीक है, ये 10+2 का पैटर्न नहीं है, और इसमें 2030 तक लक्ष्य भी दिया उन्होंने। 2030 तक जो है स्कूली शिक्षा में यह सभी बच्चों को वो जो है इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे कि आंगनवाड़ी में एडमिशन होगा, फिर उसके बाद उनकी नर्सरी क्लासेस स्टार्ट होते हुए जो कक्षा 1-2 तक जाएंगे। वो पैटर्न अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। अगले पॉइंट में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाएगा। 2 करोड़ बच्चे जो मुख्य धारा से दूर हो गए हैं उनको फिर से लाएगा। इस पॉइंट को आप समझिए, ये क्या यहाँ वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जिन बच्चों ने, आप समझिए इसे, कक्षा 1 में क्लास 1 में एडमिशन लिया, समझिए आप, ठीक है, क्लास 1 में इन्होंने एडमिशन ले लिया आपके, और जब क्लास 12th पास की, और जब क्लास 12th पास की तो ये बच्चे, सपोज 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 12th तक आते आते लगभग 60 बच्चे बचे, फिर ग्रेजुएट तक आते आते वो 50 बच्चे बचे या 40 बच्चे बचे, फिर आते आते वो पीजी तक 30 बच्चे बचे। तो 12वीं तक आते आते ये 40 बच्चे कहाँ चले गए, या 10वीं तक आते आते वो बाकी बच्चे कहाँ चले गए। तो उन बच्चों को भी जो है इसमें इनको जोड़ना है। उन बच्चों को भी ये लक्ष्य है कि जो 2 करोड़ बच्चे, सरकार के पास डेटा है और सरकार ने उस डेटा के साथ ये माना है कि 2 करोड़ बच्चे को फिर से मुख्य धारा में लाना है, फिर से उनको एजुकेशन में लाना है। क्या कारण था कि वो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, 8वीं के बाद नहीं पढ़ा। बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में स्कूल नहीं होते हैं 12th तक के, तो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, या लड़के पिता की मदद करने लगते हैं खेतों में, पंचर की दुकान पे, हाथ ठेला की दुकानों में। जितने भी असंगठित क्षेत्र हैं परिवार की मदद के लिए, वो किसी तरीके से छोड़ देते हैं स्कूल। उन सब का सर्वे सरकार के पास है, लगभग उन्होंने 2 करोड़ बच्चों का डेटा दिया है। उनको फिर से जो है इनरोल किया जाएगा, फिर से उनको जो है जहां से छूटा है उनके साथ स्कूली शिक्षा देने का प्रावधान भी इस नई नीति के अंतर्गत किया है। थर्ड पॉइंट आपके सामने है यहाँ पर कि 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी, जो मैंने आपको बताया था, टोटल एजुकेशन आपकी 15 साल की है। और पैटर्न क्या है, आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ, ठीक है, शुरू की 3 साल आंगनबाड़ी में रहेगी, 2 साल मतलब क्लास 1 और क्लास 2 वो रहेगा। तो पैटर्न आपके सामने ये आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि पैटर्न क्या है, तो पैटर्न आपके सामने ये आएगा। सीधे आपको ये इसमें बतला देना है। पैटर्न है 5+3+3+4, ठीक है। ये 5 जो साल हैं, इसमें से जो 3 साल हैं ये आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ना है, जिसको आप प्लेइंग स्कूल या प्ले स्कूल भी कहा जाता है शहरों में, और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में प्रवेश लेना पड़ेगा। तो 3 साल आंगनबाड़ी में, फिर क्लास 1 और क्लास 2, तो ये बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल में एडमिशन लेगा तो आप जोड़ दीजिए इसमें 5+3 8 साल का ये बच्चा हो जाएगा क्लास 2 तक, जहां सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन शुरू में उसको स्कूल में बैठना, आचार व्यवहार, फिर उसे संख्या का ज्ञान, जिसको आप ABCD बड़ा छोटा, इन सब चीजों के बारे में उसको डिटेलिंग दी जाएगी। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं। ये तो आपको शुरू के 5 साल समझ में आ गए कि आंगनबाड़ी और 2 साल
की स्कूली शिक्षा। अब जब बच्चा 8 साल का हो गया तो फिर 3 साल वो और पढ़ेगा, तो ये पढ़ेगा वो 3 क्लास 3, यहां लिख देता हूं मैं, क्लास 4 और क्लास 5, ठीक है। ये अगला जो उसने पढ़ा वो 5th क्लास तक पढ़ा, फिर अगला 3 वो पढ़ेगा 6th 7th और 8th। यहां उसको सब्जेक्टों से परिचय कराया जाएगा, जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट चलेगा, साइंस चलेगा, मैथ्स चलेगा, इंग्लिश चलेगा, हिंदी चलेगा, इन सब सब्जेक्टों से जो है उसका परिचय कराया जाएगा यहां तक आते आते। और फिर आखिरी के जो 4 साल है जिसमें आपकी जो है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास रहेगी, जिसमें बच्चों को छूट रहेगी। जैसे 10+2 में आप देखते हैं कि 10वीं के बाद 11 12 में आप सब्जेक्ट चुनते हैं कि साइंस में जाना है, मैथ्स फील्ड में जाना है, बायो फील्ड में, कॉमर्स में, आर्ट में, तो एक विषय चुनना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आर्ट के बच्चों को स्पेशली बायो पसंद है या केमिस्ट्री पसंद है, तो वो नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसमें होता नहीं। तो इन जो 4 साल के जो अब स्कूली शिक्षा आएगी लास्ट में, इसमें इस तरीके की चॉइस फिलिंग रहेगी। सरकार ने भी उसका पूरा विवरण नहीं दिया है, कैसा पूल बनाएंगे कि जो बच्चा मैथ साइड से पढ़ रहा है, यदि वो पेंटिंग करना चाहता है तो वो पेंटिंग चुन सकता है, वो कोई सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट चुन सकता है, वो कोई ह्यूमैनिटी का जो है सब्जेक्ट चुन सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आर्ट का बच्चा भी अकाउंट चुन सकता है। तो ये एक पूल बनाएंगे, जैसे अभी आईपीएल वगैरह चलता है तो आप देखते हैं कि एक पूल में 8 टीम होती है, उनको आपस में एक दूसरे से फाइट करना पड़ता है। तो इसी तरीके का रहेगा कि एक पूल में कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक दिए रहेंगे, उनको वो बच्चा सिलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए मैथ सेक्शन में उन्होंने पेंटिंग, फैशन डिजाइन या ऐसा कुछ और उन्होंने इस तरीके के विषय दे दिए, म्यूजिक दे दिया, और तो उसमें से वो चुन सकता है। तो ऐसा एक पूल अभी सरकार बनाएगी, जो अभी सरकार ने भी सबके सामने रखा नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी स्टूडेंट को कि नहीं मैथ्स ली तो आपको ये 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, या कॉमर्स ली तो अकाउंट और उस तरह के सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसमें थोड़ा सा जो है अच्छा रहेगा, एक स्वतंत्रता रहेगी, आप बंधे हुए महसूस स्टूडेंट नहीं करेगा। तो इस पैटर्न को याद रख लेना, पूछा जाएगा कि 5+3+3+4 का पैटर्न है, जो शुरू के 5 साल है, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी, 2 साल क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 5 तक अगला पैटर्न है, फिर क्लास 8 तक अगला है, और फिर आखिरी के जो है आपके इस तरीके का है। मतलब 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी है, जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, जहां पर लिखा है कि पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूल में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं, इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मतलब जो तीसरा पड़ाव होगा इस पैटर्न का, वहां से जो है व्यावसायिक शिक्षा देना जो है प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, ठीक है, स्कूल में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं है, ये आप जानते हैं। तो अब इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप होता है कि आप किसी चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है तो वो भी उसको दी जाएगी। कक्षा 6 से उसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोडिंग मतलब उसको सिखा दिए जाएगी, टाइपिंग सिखाया जाएगा, ऐसा सिखाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। और यदि वो आगे चल के उसमें कुछ इंटर्नशिप करना चाहता है, किसी कंपनी के साथ कोई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहता है, वो करेगा। ये सब चीजें हमने चाइना के पैटर्न पर जो है अडॉप्ट की है। चाइना में आपने देखा होगा कि स्कूल के बच्चे जो है कोई मोबाइल ऐप बना लेते हैं, कोई ऐसा छोटा मोटा आविष्कार कर लेते हैं, क्योंकि वो किसी बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप कर लेते हैं, और कंपनियां भी स्कूल में आती हैं और बच्चों को 6 महीने इंटर्नशिप का मौका देती हैं। तो ये चाइना और यूरोप में इस तरीके का पैटर्न है, इसको हमने वहां से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट पैटर्न पे हम आएंगे। अगला पॉइंट है कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा
या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, इस पॉइंट को लेकर काफी बवाल हुआ है मीडिया में, लोगों को थोड़ा डाउट है। इसी पॉइंट पर तो मैं क्लैरिटी देता हूँ। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए आप एमपी के छात्र हैं तो यहाँ मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। आप तमिल के हैं तो क्षेत्रीय भाषा आपकी तमिल हो, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा थोड़ी ना है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं। तमिल का बच्चा तमिल में, तेलुगु का तेलुगु में, हिंदी वाला हिंदी में। तो जो भी हमारी मातृभाषा है, जो 22 लैंग्वेज है आपके 8th शेड्यूल में आपके, तो उसके अंतर्गत किसी भी मातृभाषा में 5वीं तक का जो कक्षा तक जो ज्ञान है उसमें वो अपनी मातृभाषा में सीखे, ताकि वो उन चीजों को अच्छे से एडॉप्ट कर पाए। गांधी जी भी इसी बात को मानते थे, आप याद रख लीजिए। इस पे विरोध करने जो है, जो हो रहा है, वो मुझे लगता है कि अनुचित है। गांधी जी भी मातृभाषा की एजुकेशन पे भी जोर देते थे कि शुरू में बच्चा जो है अपनी मदर टंग ज्यादा फैमिलियर होता है, न कि किसी और भाषा में। भाई एक बच्चा गुजरात में पैदा हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि उसके आसपास उसके माँ बाप, उसके ग्रैंडफादर, नाना ने सभी गुजराती बोलते हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो गुजराती चीजों को जल्दी समझेगा। 5वीं कक्षा तक, और आप देखते हैं कि 5वीं कक्षा तक बच्चे की उम्र 8 साल है। 3 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में बच्चा बोलना सीखता है ठीक से। तो वो जब चीजों को अडॉप्ट करे तो ये चीजें उसको मातृभाषा में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये एक जो है बच्चों को बताने का है कि इससे मातृभाषा भी सेफ रहेगी। अभी शुरू से बच्चों को जो है प्ले स्कूल से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया कि नहीं, बच्चा तो इंग्लिश ही बोलेगा, इंग्लिश ही में पढ़ेगा, इंग्लिश ही में सोचेगा, मातृभाषा तो खराब होती है, तो गंवार लगेगा मातृभाषा में पढ़ेगा। तो इस तरीके की सोच जो है, मातृभाषा हमारी है और हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजी एक भाषा है, उसको हम जो है भाषाई तौर पर चुन सकते हैं, उसको माध्यम भी आप चुन सकते हैं, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप याद रख लीजिए। ये सिर्फ 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की इन्होंने जो बात की है, ऐसा कुछ नहीं है। और 5वीं कक्षा तक आपने देखा है कि बच्चा जो है सिर्फ बेसिक चीजों से परिचय हो रहा है, कोई सब्जेक्ट से परिचय नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 5th क्लास तक बच्चा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है, वो सिर्फ जोड़ना, घटाना, गणना करना, चीजों को जानना, ये लेख है, ये है, तो वो बेसिक चीजों को ही जान रहा है, इसलिए 5वीं तक उन्होंने इसको मातृभाषा में रखा है। बट ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई दबाव नहीं है कि ऐसे ही ये आपके होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ शुरू में है, जहां से सब्जेक्ट चालू होंगे वहां से आप इंग्लिश को लैंग्वेज परस्यू कर सकते हैं। अभी आगे के पॉइंटों में चीज आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नजर रखना। समग्र विकास कार्ड एक बनाया जाएगा, समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार होगा। एक बच्चे का समग्र कार्ड बनेगा जिसमें टीचर भी मार्किंग करेगा कि बच्चा खेल में कैसा है, बच्चा डिबेट में कैसा है, बच्चा क्लास में परफॉर्म कैसा करता है, ये सब चीजें टीचर भी देगा, उसके क्लासमेट्स भी देंगे, साथी भी देंगे, और एक बच्चा स्वयं भी अपने तरफ से रखेगा कि मैं अपने आप को कहाँ आंकता हूं, कितने नंबर में अपने आप को देता हूं। तो ये भी इसके अंतर्गत है। एक समग्र जो है आप देखेंगे कि इसमें एक कार्ड बनाया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार होगा। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। मतलब रटने की जो अभी व्यवस्था है, तो रटने के पैटर्न को हटा के समझ का पैटर्न बच्चों के अंदर विकसित करना है। जो अभी एक पैटर्न है कि रट लो, मैक्सिमम परसेंट बना लो, वो अच्छा होशियार कहलाएगा, और उसके अंदर सामाजिक चीजों की समझ नहीं है, उसका अपने क्लासमेट्स के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका अपना टीचरों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, वो खेल में भाग नहीं लेता है, वो एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में भाग नहीं लेता है, तो ये सब अदर एक्टिविटीज में यदि वो जीरो है, सिर्फ रट के परसेंट ला रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ब्रिलियंट छात्र है, उसका समग्र विकास नहीं हुआ है। तो ये इस प्रक्रिया में इस चीज को हम लाए हैं। ये सब चीजें
यूरोप में काफी समय से चल रही है। नीचे आप देखें अगला पॉइंट इसमें है, इसी में उच्च शिक्षा में जेईआर को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़े जाएंगी। अब आप देखिए कि इनका ये टारगेट है कि हम 2035 तक 50% उच्च शिक्षा बढ़ाएं। उच्च शिक्षा में आप ये समझ रहे होंगे कि क्या बढ़ा रहे हैं ये जेईआर। जो बच्चा आपका क्लास 1 में एडमिशन लिया या अभी जो इस पैटर्न में लेगा 5 वाले में आंगनबाड़ी में, मान लीजिए आंगनबाड़ी में 100 बच्चों ने लिया, तो ये चाहते हैं कि वो पूरा बच्चा आपके ग्रेजुएशन तक जाए। और जिन लोगों ने अभी बीच में पढ़ाई छोड़ दी है 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, क्या ऐसा कारण है, उनको भी जो है ओपन शिक्षा के माध्यम से इंटर्न उसके आपके डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, ओपन यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उनके माध्यम से उनको जो है 2035 तक इस 15 साल में, क्योंकि टोटल एजुकेशन आप देख रहे हैं कि 15 साल है, 50% तक बढ़ाना है। अभी अपना कम है, हम उसको 50% तक ले जाना है, ये हमारा अभी तक टारगेट है। और उच्च शिक्षा में उसके लिए हमको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए। तो उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें भी जोड़ी जाएंगी। भाई एडमिशन कहाँ लेंगे, सीटें भी तो चाहिए, तो नई सीटें हम जोड़ देंगे। उसके देश की आबादी भी तब तक जो है आपकी बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से जो है हम चीजों को जो है आपके हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इसमें जो है एक पैटर्न जो है इन्होंने अपनाया है। चलिए नेक्स्ट आप देखें, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। बहुत सारे उच्च पाठ्यक्रम में विषयों को जो है कई सारे विषयों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनके अंदर विविधता वैरायटी लाई जाएगी, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा आप देखें कि उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन निकास की अनुमति भी होगी। यदि आप बीच में कुछ इंटर्नशिप करने जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन के दौरान, तो आपको उसके एग्जिट की व्यवस्था भी होगी। और आपको नामांकन आपका जब हो गया है, तो पाठ्यक्रम जब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 4 साल का कोर्स कर रहे हैं और 2 साल बाद आपको कोई इंटर्नशिप कहीं कहीं जाना है करने, कुछ अलग स्टडी करने जाना है, तो आप उतनी देर के लिए जो है एग्जिट की आपको परमिशन मिलेगी। अभी क्या होता है कि यदि आपने 4 साल की डिग्री कोई ली है और 3 साल बाद या 2 साल बाद आप किसी कारण, बस परिवार की कंडीशन के कारण या कुछ बाहर आप अलग से कोई डिप्लोमा वगैरह करने चले गए, तो एक साथ 2 चीजें होती नहीं हो, उस दौरान आप ने वो चीजें छोड़ दी, तो फिर आपको शुरू से जो है पूरी ग्रेजुएशन को करना पड़ेगा, वो बीच में अमान्य हो जाएगी। तो इसमें वो निष्कासन की प्रक्रिया आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये समझ नहीं आता है ज्यादातर बच्चों को ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इस पॉइंट में बहुत दबाव बनता है बच्चों पर। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ये इसी से लगा हुआ पॉइंट है, इसी को आप समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। मैंने बोला कि 4 साल की डिग्री थी, 2 साल बाद परिवार की ऐसी कंडीशन आई कि आप फीस जमा नहीं कर पाए या आप पढ़ नहीं पाए, पिताजी को लेकर कहीं बाहर इलाज कराने चलेगा तो आपका नहीं हो पाया, या आप कुछ फॉरेन में कुछ पढ़ने चले गए, कोई कोर्स करने चले गए, कोई डिप्लोमा करने चले गए 6 महीने 1 साल का और नहीं हो पाया, तो अब आपको ग्रेजुएशन शुरू से नहीं करनी पड़ेगी। या आप मान लीजिए 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हो, बीच में आपको लगा कि आप ड्राइंग या पेंटिंग का कोई 1 साल का डिप्लोमा कर ले, तो आप उसके लिए बीच में चलेगा, तो आप आगे जब बाद में आएंगे तो उसको वहीं से परस्यू कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट को ट्रांसफर की सुविधा दी गई है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना। जैसे आप एक बैंक में जाइए, नॉर्मल बैंक में कह रहा हूं, कमर्शियल जो बैंक होते हैं, अकाउंट आप खुलाते हैं, अकाउंट में आप अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी खुलाइए, उसमें आपका पैसा जमा रहता है, फिर उसमें से आपने पैसा जमा किया, पैसा निकाला, फिर आपने ट्रांसफर किया, तो एक लेन देन होता है जिसकी पूरी जानकारी पासबुक में होती है आपकी, ठीक है ना, कि आपने कितना लेन देन किया। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी उसी तरीका क्या है कि आपने
ग्रेजुएशन में जो की, उसके अंतर्गत जो आप बीच में आप कहीं पढ़ने गए और जो आपने चीजें बीच में छोड़ी, उन सबको जो है एक डिजी लॉकर में इस सब डेटा आपका जो है सम्मिलित इसमें रहेगा। इसको अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इस तरीके का पैटर्न यूरोप में बहुत सक्सेसफुल था, उसी को हमने इस तरीके से इसको अडॉप्ट किया है कि आप यदि बीच में कोई डिप्लोमा करने गए तो उसको भी जोड़ा जाएगा, और जो आप बीच में छोड़ के गए उसको भी काउंट किया जाएगा, और लास्ट में जब आप डिग्री 4 साल की निकलेंगे तो ये पूरा आपको जो है दे दिया जाएगा। जब आप बैंक अकाउंट अपना खत्म करते हैं तो पूरा पैसा बैंक लौटा देती है, सब कुछ बता के। तो इस तरीके की इसमें चीज रहेगी। तो ये एक बैंक अकाउंट अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई। सरल सा पॉइंट है, रिसर्च को बढ़ाने के लिए रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के आसान मार्ग, सख्त विनियमन, विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। सीधी सीधी बात है, विनियमन, रेगुलेशन, और जो उनके अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कामों पर एक नियामक जो है बनाया जाएगा, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, वो इन सब चीजों को जो है रेगुलेट करेगी, कंट्रोल्ड करेगी। ये एक बॉडी काम इसमें इस तरीके की आके करेगी। ठीक है, निगरानी और रेगुलेशन के लिए तो एक बॉडी होना ही चाहिए। महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्ध प्रणाली पूरी की जाएगी। जो भी अभी महाविद्यालय हैं उनको 15 सालों में चरणबद्ध स्वायत्तता, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप उनको ऑटोनॉमस में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। आप समझिए ये ऑटोनॉमस क्या है, के साथ संबद्ध प्रणाली पूरी की जाएगी। अभी मान लीजिए आपका कोई कॉलेज है, मान लीजिए दिल्ली में बहुत सारी कॉलेज है, वो डीयू यूनिवर्सिटी से आपके जो है कनेक्ट है। भोपाल में आरजीपी कॉलेज, आरजीपी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेज हैं, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेज है। अब क्या होगा कि एक कॉलेज है, उसको 15 सालों में धीरे धीरे जो एक ऑटोनोमस कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्वयं अपना सिलेबस डिसाइड कर सके, स्वयं अपना क्वेश्चन पेपर बना सके, कॉपियां चेक कर सके, उसको उस प्रणाली के सकत जो नॉर्म्स पूरे कर लेगा धीरे धीरे कॉलेज, उसको 15 सालों के भीतर एक सेल्फ यूनिवर्सिटी जो है उसको बना दिया जाएगा। जैसे आज बहुत सारी सेल्फ यूनिवर्सिटी है, अमेठी वगैरह, सिम्बोसिस वगैरह और भी बहुत सारी हैं, वो सब उनको उस क्रम में बढ़ाने का एक पैटर्न किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी है तो उसी से बहुत सारे कॉलेज खुलकर तो उस पर प्रेशर बन रहा है। नेक्स्ट आप देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जरूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी पर तो जोर होना ही चाहिए, उसकी स्थापना होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूह के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूह के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना की जाएगी। अच्छा है, ताकि हमारी रीच जो है हर एक बच्चे तक हो जाए जो आपके दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। इस लाइन का अंडरलाइन करें, बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। मल्टी लैंग्वेज को, पाली लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट को ले जाएंगे। भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान इंडियन ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। मतलब बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषा से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान और उनसे संबंधित ट्रांसलेशन और व्याख्या संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। ये इसके कुछ की पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा जो ड्राफ्ट में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे स्कूल और उच्च शिक्षा याद रख लीजिए आप 29 जुलाई को दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुले हैं।
21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की जगह लेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पुरानी शिक्षा नीति थी जिसको रिप्लेस 2020 ने किया, तो 1986 की थी, 34 साल पुरानी थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें की गई, वो आपके सामने रखी गई हैं, वो आप ड्राफ्ट में जो है देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये है कि स्कूली शिक्षा की पहली जो बात की गई है, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच को जो है इसमें सुनिश्चित करने की जो है इसके अंतर्गत बात की गई है, जिसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नजर रखने, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वैक साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। जो मैंने महत्वपूर्ण आपको पॉइंट उसमें बताया था वो यही है कि 3, 5, 8 के लिए एक ओपन स्कूल के माध्यम से जो है उनको सिखाया जाएगा, लर्निंग के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा। 10वीं 12वीं के लिए समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ये सब चीजें जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे चला जाएगा। वो 2 करोड़ बच्चे जो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो इसमें बताई थी, 10+2 को हटा के जो पैटर्न आया है कि 5+3+3, 3 से 8 के बच्चे उम्र के, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। तो अब आप जो समझ गए हैं, जो 6 से 14 वाला था आपके एक्ट में, अब आपका वो 3 से 18 वर्ष तक हो जाएगा। ये सब जो है अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत आर्टिकल 21A के अंतर्गत जब से चीजें इसमें ये शामिल हो जाएगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल शामिल हो गए, मैं आपको बता चुका था, जिसमें ECCE शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो है इसके द्वारा की जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना है शुरू में, इसको लेके कोई बड़ा हा हल्ला की जरूरत नहीं है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में, ठीक है, ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार करेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति जानी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्ययन कला में भी जो है अध्यापन कला में सुधार किया जाएगा। ठीक है, ये जरूरी था, इसको इन्होंने कुछ बनाए हैं नियम। फिर आप इसमें नेक्स्ट देखें, बहुभाषावाद और भाषा की ताकत। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, इसको लेके काफी बच्चों के मन में वो है, इसको आप फिर से थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे भी आगे मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। कम से कम 5 तक, 5वीं क्लास तक
तो आपको क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में पढ़ना ही पड़ेगा 5वीं क्लास तक। आप यहाँ पर इंग्लिश को नहीं चुन सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हिंदी, तमिल में तो तमिल, तेलुगु में तो तेलुगु, उड़िया में तो उड़िया, गुजरात में तो गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। अब इसके आगे आप 8th क्लास तक और 12th क्लास तक और भी आगे आप उसको ले जाना चाहते हैं तो इसमें विशेष जोर दिया गया कि आप हिंदी है तो हिंदी में पढ़िए, तमिल है तो तमिल में पढ़िए। बट 5वीं क्लास तक ये कंपल्सन है कि आपको अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप चॉइस में इंग्लिश ले सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों में मतलब 12th तक और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। मतलब आप 12वीं तक संस्कृत के ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। उसके बाद आप हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में भी आप संस्कृत के विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। विकल्प है यहाँ पर, नॉट कंपल्सरी। त्रिभाषा फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल रहेगा। जहां 3 भाषा पैटर्न है वहां भी जो है संस्कृत को आप जो है चुन सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। यदि 5वीं के बाद आप इंग्लिश में परस्यू करना चाहते हैं, पढ़ाई करिए। आप किसी भी भाषा के लिए आपको कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप संस्कृत ले लीजिए, आप हिंदी। भाई तमिल का बच्चा है, वो संस्कृत या हिंदी दोनों नहीं लेना चाहता है तो वो इंग्लिश चुन सकता है, ठीक है। यदि वो तमिल में पढ़ाई कर रहा है तो ऑप्शन में इंग्लिश चुन सकता है, इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा है तो तमिल चुन सकता है, हिंदी भी चुन सकता है। बट कोई प्रेशर नहीं है कि आप ऐसा चुने। हाँ, लेकिन 5th क्लास तक आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ना पड़ेगा। भारत की अन्य परंपरा भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जाएगा, ठीक है। आप किसी भी विदेशी भाषा को अपने ऊपर चुन सकते हैं, चाहे अंग्रेजी चुन ले, चाहे फ्रेंच चुन ले, चाहे मैंडेरियन चुन ले, जो भी आप चुनना चाहें। थोड़ा सा आकलन में भी इसमें सुधार किया जाएगा, ये पॉइंट भी ठीक है। फिर समान और समावेशी शिक्षा आपके सामने इसमें रखा है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा आपके लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये खेलों में बच्चों को उसमें देखना चाहिए। प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और करियर प्रगति मार्ग, ये भी एक ठीक ही है। स्कूल प्रशासन के अंतर्गत वही एक चीज ठीक की जाए। स्कूल के मानक निर्धारण का भी प्रत्यायन हो, ये भी बात ठीक है ना। राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेगा, जो मॉनिटरिंग करेगा कि ये चीजें सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। 2035 तक जेईआर को बढ़ाकर 50% करना है, हम आपको बता चुके हैं पहले ही। समग्र बहुविषयक शिक्षा है, ठीक है। और ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से है। नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों में रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बिंदुओं के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र अवर स्नातक की परिकल्पना की गई है। इसमें बोला मैंने मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बिंदुओं के साथ, मतलब आप एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिट भी आप हो सकते हैं। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है डिग्री। उदाहरण के लिए यदि आपने 1 साल पढ़ा तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल तक आपने पढ़ा तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्षों तक आपने स्नातक की डिग्री की तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की। 1 वर्ष किया तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष किया तो आपको डिप्लोमा, 3 वर्ष किया तो आपको स्नातक की डिग्री मिल जाएगी तथा 4 वर्ष के बाद आपको शोध के साथ जो है स्नातक में जो है आपको प्रवेश मिल जाएगा, शोध के साथ स्नातक। तो इस तरीके का जो उन्होंने पैटर्न बनाया है कि यदि आप सेकंड ईयर में चले गए, नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आपके पास 2 साल का डिप्लोमा तो होगा। यदि आप 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 2 साल की तो डिप्लोमा होगा, 1 साल की तो सर्टिफिकेट होगा। तो इस तरीके की कुछ चीजें तो आपके पास इसमें होगी। ये अच्छा है
बहुत सारे बच्चे बीच में किसी न किसी कारण पर छोड़ देते थे, फिर वो दूसरे ग्रेजुएशन में चले जाते, तो ये भी उनके विकास में जुड़ेगा। मान लीजिए एक बच्चा आता है 2 साल तक इंजीनियरिंग पढ़ता है या मेडिकल पढ़ता है 3 साल तक, फिर उसका मन नहीं लगता है या किसी भी कारण बस वो मेडिकल या इंजीनियरिंग को परस्यू नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो गया तो वो छूट गया। छुट्टी की स्थिति में ये हुआ कि उसके बाद उसने फिर अपने आसपास के क्षेत्र से ही ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली, तो जो उसने 2 साल वहां लगाए इंजीनियरिंग या मेडिकल में, वो भी इंक्लूड होंगे। जो आपका मैंने आपको बताया था ना कि जो बैंक एकेडमिक्स आपके हैं वो उसमें इंक्लूड होकर आएगा कि इस आदमी ने 2 साल जो है मेडिकल या इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है, फिर इसके बाद उसने जो है एमबीए किया है, तो वो इंक्लूड होगा जो उसने छोड़ा, यदि डिग्री कंप्लीट नहीं की, वो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा उसे मिलेगा। तो ये अच्छा है, इसमें वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं होगी, आप कुछ अदर चीज भी कर सकते हैं। बीच में आपको लगे कि भाई मुझे जॉब करना बहुत जरूरी है, तो आप 1 साल 2 साल जॉब कर सकते हैं, या कोई दूसरी आपने पढ़ाई कर ली जो ऐसा लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कर लीजिए, बाद में आप इन चीजों को परस्यू कर लीजिए। नहीं कर पाए तो जहां तक की वहां तक का कुछ मिल जाएगा। विभिन्न HEI से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है, जिससे इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणना की जाएगी। मैंने जैसे बोला कि यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको वो चीजें इसके अंतर्गत जो है इंक्लूडेड हो जाएंगी। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में IIT IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय भी स्थापित आपके किए जाएंगे। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का भी सृजन किया जाएगा, जो कि IIT IIM स्तर के जो है हमको बनाना है संस्थान। विनियमन आप देखिए कि चिकित्सा, इस पॉइंट को आप जरा समझ लीजिए कि चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक कल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़कर सभी पढ़ाई के लिए एक ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल के लिए ऑलरेडी MIC को भंग करके सरकार एक दूसरा संस्था लाई है। लीगल एजुकेशन को भी जो है आप साधारण एजुकेशन में नहीं जोड़ सकते, तो उसके लिए एक अलग आयोग रहेगा। बाकी जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है उसमें उच्च शिक्षा आयोग HECI का एक गठन किया जाएगा जो इन सब चीजों को मॉनिटरिंग करेगा। HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनिमय के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियमकीय परिषद, मानक निर्धारण के लिए समन्वय शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्च स्तर, इस तरीके की चीजें इनके अंतर्गत आपके बनाया जाएगा। विवेकपूर्ण संस्थागत संरचना भी इसके अंतर्गत जो है की जाएगी कि कैसे जो है अनुसंधान केंद्र, जैसे यहाँ पर मैंने बोल्ड लेक्चर में लिखा हुआ है कि जिसमें अनुसंधान केंद्रित विश्वविद्यालयों से शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों तथा स्वायत्त शासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय शामिल होंगे। इनको 15 वर्ष में क्रमिक रूप से जो है विश्वविद्यालय महाविद्यालय के रूप में जो है इनको एक तरीके से धीरे धीरे करके महाविद्यालय या तो एक स्वायत्त शासी डिग्री प्रदान करने वाला महाविद्यालय विकसित हो जाएगा, या किसी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय बन जाएंगे, उनके जो है सहयोगी या संगठक बन जाएंगे। 15 वर्षों में एक क्रम के रूप में किया जाएगा। प्रेरित, ऊर्जाशील और सक्षम संकाय भी इसमें जो है कुछ जोड़े जाएंगे। नेतृत्व के जरिए प्रेरक, ऊर्जाशील और संकाय के क्षमता निर्माण की अनुशंसा करता है। ये सब चीजें आपके सामने इसमें है। अध्यापक शिक्षण की जो बात की गई है वो ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाई जाए। एक परामर्श मिशन भी जो इसमें होगा, जो परामर्श देगा। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जैसे स्कॉलरशिप अभी मिलती है, छात्रवृत्ति वही है। खुली और दूरस्थ शिक्षा का एक ऑप्शन आ गया आपका। देखिए GER को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, MOOC द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को सुनिश्चित करने का अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हो। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से यदि किसी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन होता है तो वो टीचर यहाँ नहीं आ सकते हैं और आप वहीं नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है आप उनके एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। या जो दूरस्थ इलाकों में बच्चों है
जहां वो आ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा का जो दौर अभी चल रहा है वैश्विक महामारी में, इसको कंटिन्यू करने की उनकी बात है, इसको और अच्छा किया जाएगा। ई शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से समर्पित इकाई बनाई जाएगी। ये सब चीजें भी जो है आप देख सकते हैं स्पष्ट हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों को एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिसमें जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए इसको जो है कंटिन्यू किया जाएगा। शिक्षा में प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का सही रूप से जो है टेक्नोलॉजी का जो है यूज करके जो है हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बात करते हैं हम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात मैंने जैसे की थी कि पाली वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा और मातृभाषाओं को बढ़ावा दिया। व्यावसायिक शिक्षा की बात है, प्रौढ़ शिक्षा को भी हम बढ़ाएंगे कि 2030 तक हमारा लक्ष्य क्वेश्चन आ सकता है कि 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को हमको जो है प्राप्त करना है। हम लिटरेसी को 100% तक प्राप्त करना चाहते हैं। वित्त पोषण सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगी कि जो एजुकेशन में GDP का है 6% हिस्सा दिया जाएगा। एजुकेशन में लगभग मेरे हिसाब से 10% रखना चाहिए था, लेकिन खैर हमारा अभी हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है, तो उतना एजुकेशन सेक्टर में नहीं कर पा रहे, लेकिन 6% भी कम नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 2-3% ही यूज होता है एजुकेशन में, तो बहुत बढ़ा दिया है इसमें। अच्छा हुआ है, ये एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और भी होना चाहिए आगे चल के इसमें। ठीक है, तो ये बड़ी चीज है, सीधा आप इसको क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। शिक्षा पहली की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए जो है धन मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दूंगे, अभूतपूर्व परामर्श लिए गए हैं जगह जगह से, आप इसको देख सकते हैं। 6600 ब्लॉक, 6000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। MHRD द्वारा जनवरी 2015 से इसके लिए लगातार चीजें मंगाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई मई 2016 में, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता श्री स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर है, माईगव इनोवेटिव पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें आम नागरिक सहित हितग्राही को विचार सुझाव टिप्पणी पर प्राप्त किया गया था। तो ये इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको अब जो है शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। बिल्कुल सही है, उसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, बिल्कुल सही डिसीजन है, इसको शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय गलत है, मानव संसाधन थोड़ी ना है, मानव रिसोर्स थोड़ी ना है कि आपने उसका यूज किया फिर उसको फेंक दिया। मानव है, उसके कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, जब जहां से वो जन्म लेता है मृत्यु तक उसके ह्यूमन राइट्स होते हैं। मरने के बाद भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जो है दफनाया जाए या जलाया जाए, जिस भी धर्म को वो फॉलो करता था, प्रैक्टिस करता था, ये भी उसका मानवीय अधिकार है। स्वच्छ हवा लेना, स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति ज्ञानवान होता है, समाज में रहने के तौर तरीके सीखता है, उदार पालन के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ काम, कोई हुनर सीखता है, कोई रिसोर्स नहीं है मानव। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, इसको शिक्षा मंत्रालय कहा गया है। और इसके साथ ही ये वीडियो और समाप्त होती है शिक्षा नीति पर। और भी बच्चों की अभी मांग है
कि फार्मर बिल 2020 को लेके एक वीडियो लाया जाए, हम उसको लेके भी आएंगे। और जो स्पोर्ट्स को लेके हमारी एनटीपीसी की क्लास चल रही है उसका वीडियो भी कल आपके सामने, स्पोर्ट्स के जो वीडियो है अगला पार्ट वो लाया जाएगा। और एक पॉलिटी का वीडियो भी आपका, जो एक्ट से संबंधित जो वीडियो आपका पेंडिंग है कि ड्रॉबैक्स चाहिए, वो भी अब आपके सामने कल तक आ जाएगा। इसको आप समझिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।